हम आपके ज्योग्राफी के दूसरे बुक का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज बहुत ही इजी टॉपिक है, लाइन बाय लाइन इस चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी को, जैसे ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है? वाटर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ मोर देन 15 मीटर विद इन द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ऐसा कोई भी जल जो हम लगभग अर्थ के 15 मीटर, मिनिमम कितना मीटर, 15 मीटर नीचे से निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। अच्छा एक बात बताओ, ग्राउंड वाटर होता क्या है? क्या अर्थ के नीचे पानी बह रहा है? नहीं, है ना। जैसे मैं आपको जब एक बार ज्योग्राफी पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जूनियर क्लासेस में ही आप देखे होंगे। क्या? जैसे मान लीजिए ये अर्थ का क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट वाला एरिया है। कौन सा एरिया है ये? क्रस्ट वाला एरिया। यहाँ पे आप रहते हैं, ध्यान से समझिएगा। और क्रस्ट बहुत ज्यादा चौड़ा होता नहीं है, इसके बाद मेंटल आ जाता है ना। तो कुछ ट्रेंचेस होते हैं, कुछ होल होते हैं इन चट्टानों के अंदर। जब बारिश का पानी गिरता है या फिर ये समुद्र मान लीजिए है, इसका पानी रिस कर इन ट्रेंचेस में, इन होल्स में भर जाता है। और फिर आप कभी आपका मान लो यहाँ पे घर है, आपने यहाँ पे पाइप डाला और इस ट्रेंचेस पे घुस गया, वो वहां से पानी निकल गया। समझ आ रहा है? तो यहाँ इस तरह नदी नहीं बहती है, कुछ ट्रेंचेस होते हैं उस रॉक्स के होल के अंदर, वहां से हम निकालते हैं। तो ये क्लास 11th का टॉपिक है ये। चलिए, सरफेस वाटर क्या होता है? जो भी हमारे सरफेस पे है, जो भी अर्थ क्रस्ट के ऊपर है, जहाँ हम रह रहे हैं, वो नदी हो सकता है, लेक हो सकता है, पॉन्ड्स हो सकता है, रिजर्वायर हो सकता है, वो सारे क्या होंगे? सरफेस वाटर होंगे। The ocean, despite being salt water, is also considered surface water. जो समुद्र होता है काफी सैलीन होता है, साल्टी होता है, सॉरी सैलीन नहीं, साल्टी होता है, काफी साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी इसको हम क्या कहते हैं? सरफेस वाटर। जो भी हमारे सरफेस पे जल मौजूद है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, नदियों के माध्यम से, पॉन्ड के माध्यम से, लेक के माध्यम से, उसको हम सरफेस वाटर कहते हैं। वाटर स्कार्सिटी, आप देख रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी का मतलब पानी की कमी। जरूरी नहीं है कि जल, देखो जरूरी नहीं है जल रहे तभी वो जल हमारे लिए सही हो। बात को समझना थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए मैं आपको एक टंकी पानी दे रहा हूं और उस एक टंकी पानी में नाली का पानी मिला दे रहा हूं, तो क्या वो जल आपके पीने के योग्य है? नहीं। उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर स्कार्सिटी। तुम कहोगे सर दुनिया भर का समुद्र है, दुनिया भर का जल है, फिर भी हम नहीं पी पा रहे हैं, फिर भी हम वाटर स्कार्सिटी पढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई भी चीज जो जल हमारे डिमांड को पूरा ना कर सके, वो हमारे लिए क्या है? वाटर स्कार्सिटी है। समुद्र के किनारे आपको बैठा दे तो क्या समुद्र का पानी आप पी लेंगे? नहीं, आपको शुद्ध पेयजल चाहिए होगा। और नहीं कुछ डैम के बारे में। डैम क्या होता है? डैम इज अ बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर। इट इज कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड टू स्टोर इट। डैम होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए एक नदी, इसके पीछे एक नदी है, अब नदी के बीच में इन्होंने क्या कर दिया? दीवार का एक बांध खड़ा कर दिया। दीवार का क्या खड़ा कर दिया? एक बांध खड़ा कर दिया। नदी का पानी इधर पीछे से आ रहा है और ये बांध का ये लोग गेट बंद कर देंगे, तो नदी क्या हो जाएगी? उधर ऊपर रुक जाएगी। जब नदी ऊपर रुकी रहेगी तो नदी के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी डेवलप होगा, और जब इस बांध को छोड़ा जाता है तो पानी काफी प्रेशर से नीचे गिरता है, और इसी के अंदर टरबाइन लगाकर इसकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सॉरी इसकी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बिजली की पैदावार काफी तेजी से होती है डैम वगैरह के माध्यम से। तो कुछ डैम है जो आपको मैप में आपको समझना पड़ेगा, बोर्ड में आपके आएगा। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है? अ रिवर वैली प्रोजेक्ट विच सर्व्स अ नंबर ऑफ पर्पज इज कॉल्ड अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेशन, नेविगेशन, फिशिंग, टूरिज्म एटसेट्रा आर सम ऑफ द चीफ एम ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सरकार चलाती है, जिसका मकसद रहता है कि इरिगेशन को सुधारा जाए, है ना, कोई एक प्रोजेक्ट बना दे, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम कई सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमने डैम बना दिया, तो डैम बनाएंगे उससे क्या होगा? डैम का पानी स्टोर रहेगा, उधर से कैनाल निकाल के आप इरिगेशन भी करवा सकते हैं,
डैम का पानी स्टोर हुआ तो मछलियाँ भी वहाँ पे होंगी, फिशिंग हो सकता है, टूरिज्म होता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है ना। फिर फ्लड को कंट्रोल करते हैं हम, नेविगेशन सिस्टम अच्छा करने के लिए। तो कुछ प्रोजेक्ट का नाम दिया हो गया। अब मेनली वैलीज वाले रीजन में ज़्यादा ही किया जाता है, जैसे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। अब आपका होमवर्क ये है, ये सारा आप लोग लिख लीजिएगा, कहाँ पे यह है मैप में आप देख लीजिएगा, नोट करिए जल्दी। पहला भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, है ना, आपके बुक में अंडरलाइन करते रहिए। हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, मयूर अक्षी प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, वेस्टर्न यमुना कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल, पेरियार वगाई प्रोजेक्ट। इतना चीजें आपको स्टेट के हिसाब से और मैप के हिसाब से तैयार होना चाहिए। अगर कहीं दिक्कत होगी तो जो है आप YouTube पे वीडियो स्टॉप करके आप देख लीजिएगा। मैं एक बार इसको देख ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको एक बार ढंग से देख लीजिए, ठीक है। बंद क्यों कर दिया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे पेरेनियल कैनाल। व्हाट इज पेरेनियल कैनाल? कैनाल डेवलप्ड बाय डिवाइडिंग वाटर रिवर फ्रॉम दैट फ्लो थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड पेरेनियल। देखो ऐसा कैनाल जो हम एक नदी से एक माध्यम से ही बनाते हैं, जो लगभग लगभग पूरे साल बहती रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेनियल कैनाल बोलेंगे। Inundation canal constructed for dividing flood water mainly during the rainy season are known as inundation canal। आजकल ये वाला कैनाल आप बहुत ज्यादा देखेंगे अपने गाँव में, है ना। कहाँ देखेंगे? अपने गाँव में। ये होता क्या है, जब गाँव में कहीं बाढ़ वगैरह आने की संभावना रहती है तो गवर्नमेंट उस बाढ़ वाले क्षेत्र से पानी को काट कर कैनाल के माध्यम से अन्य गाँव में ले जाती है, ताकि इस पानी से अगल बगल के क्षेत्रों में इरिगेशन हो सके। आपको दुनिया भर का कैनाल देखने को मिलेगा। आप अपने गांव से अगल बगल कहीं गुजरिएगा किसी एग्रीकल्चरल एरियाज के रास्ते, तो ये कैनाल आपको देखने को मिलेंगे। मिलते नहीं मिलते इसको आपको। टैंक क्या होता है? नेचुरल और मैन मेड रिजर्वायर टू स्टोर रेन वाटर इज कॉल्ड टैंक। टैंक क्या होता है? ऊपर आप लोग रूफ हार्वेस्टिंग सुने ही होंगे। अब यहाँ पे छत पर क्या होगा, जितना भी पानी गिरेगा इस पाइप के माध्यम से टैंक में स्टोर हो जाएगा। तो ये एक तरह का मैन मेड क्या है? रिजर्वायर है पानी को स्टोर करने के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल से जब बिजली का उत्पादन किया जाता है तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में डैम, एग्जाम्पल में क्या आ गया? डैम। इरिगेशन, अब एग्रीकल्चर के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इरिगेशन है। इरिगेशन का माध्यम टैंक, ट्यूबवेल, वेल, कैनाल, ये सारी चीजें होती हैं। एक फार्मर के लिए सबसे जरूरी चीज इरिगेशन होता है। ड्रिप इरिगेशन, ये आप मैक्सिमम देखेंगे ना, जब हम लोग साग सब्जियों की खेती करते हैं तो क्या होता है, पानी को बचाने के लिए एक पाइप बिछा दिया जाता है। ऐसे ये लोग क्यारियां बनाकर एक पाइप बिछा देते हैं, समझ में आ रहा है। और इस पाइप में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें गिरता रहता है। इससे ये होता है कि सॉइल इरोजन नहीं होता है, फसलों की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता, और थोड़ा थोड़ा पानी इनको मिलता रहता है, तो अधिक पानी का वेस्ट भी नहीं होता है और जब पौधों को पानी भी प्राप्त हो जाता है। अ टाइप ऑफ इरिगेशन वेयर वाटर गेट ड्रॉप्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है, नियर द रूट ऑफ द प्लांट मेनली टू कंजर्व द मॉइस्चर, ताकि प्लांट में मॉइस्चर बना रहे, रूट्स में जो है मॉइस्चर बना रहे। अच्छा एक बात, अगर यहाँ प्रेशर से पानी गिराओगे तो कुछ नुकसान होगा। पहली बात, पानी इन सभी क्षेत्रों को काटता चला जाएगा, इस पौधे की जड़ को नुकसान पहुंच जाएगा, सॉइल इरोजन दुनिया भर का होगा। इसीलिए हम ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये मेनली आपको आसाम वगैरह क्षेत्र में ये ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। मेघालय में 7 सिस्टर्स में आपको ज्यादा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। In Meghalaya, a 200-year-old system of tapping stream and spring water by using bamboo pipe is prevalent. About 18 to 20 liter of water enter the bamboo pipe system and get transported over hundreds of meters and finally reduced 20 to 80 drops per minute at the site of plant. Bamboo pipes are used to divert perennial spring on the hill tops of the lower reaches by gravity. देखो एक बात ध्यान समझना, राजस्थान का नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि कहीं कहीं बारिश खूब होती है, कहीं कहीं बहुत कम होती है।
तो जहाँ पे इरिगेशन होता है ये लोग क्या करते हैं, बम्बू के माध्यम से एक बम्बू को दूसरे बम्बू से ऐसे जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए एक बांस का टुकड़ा है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऐसे जोड़ते हुए लोग खेतों तक आ जाते हैं। पानी इस बम्बू में गिरता रहता है और एक बम्बू से दूसरे बम्बू से कनेक्ट होते हुए आगे की ओर बढ़ता रहता है। और जहाँ पे इनको इस पानी को गिराना होता है वहाँ पे ये लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है। जब पाइप वगैरह का समय नहीं था तो मेघालय वगैरह क्षेत्र में वहाँ पे विकास वैसे भी ज़्यादा नहीं था, तो इस चीज़ का प्रयोग किया जाता था। सरदार सरोवर डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में आपको है। सरदार सरोवर डैम है बिल्ट ओवर नर्मदा रिवर इन गुजरात। आपको मालूम है नर्मदा रिवर जो गुजरात से होते हुए ही आके गिरती है अरेबियन सी में। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट। 4 स्टेट से होकर ये इस डैम के जो भी चीजें हैं 4 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट would meet the requirement of water in drought prone and desert area of Gujarat, है ना। विलेज, अब कितने विलेजेस को ध्यान से देखिएगा, 9490 गांवों को यहाँ से पानी मिल जाता है। 173 टाउन्स को यहाँ पे जल का मिल जाता है। राजस्थान के 124 गांव ऐसे हैं जो सिर्फ इस डैम पे निर्भर है। अगर मान लो इसका पानी 4 राज्यों से होकर गुजर रहा है तो ये डैम बना रहेगा तो डैम का जो भी सुविधाएं होंगी चारों राज्यों को मिलेंगी, खासकर उन राज्यों को जो राजस्थान में डेजर्ट एरिया में है। अगर आप गुजरात देखेंगे, गुजरात का अगर आप ज्योग्राफिकल कंडीशन देखेंगे तो मान लीजिए गुजरात का मैप तो यही है ना, ये आपका गुजरात है। गुजरात का बेटा ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये इतना, ये ऊपर वाला एरिया जिसको हम कच्छ कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र। ऊपर वाले एरिया को क्या बोलते हैं? कच्छ बोलते हैं। तो ये पूरा क्या है? ये रेगिस्तान है, कुछ दलदल है, कुछ क्या है? रेगिस्तान है। तो हमारे भारत का थार डेजर्ट गुजरात के कच्छ से लेकर राजस्थान तक फैला हुआ है, केवल राजस्थान में ही नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? तो सरदार सरोवर डैम की ये इंपॉर्टेंस है, ये आपको देख लेना है। हाँ, मैप पे देख लेना ये है कहां पर सरदार सरोवर डैम, मैप पे आप ध्यान देंगे। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, ये वाला आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हैं, जब नदियों का डिस्प्यूट होता रहता है राज्यों राज्यों के बीच। इट इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। इट इज रिगार्डिंग द डाइवर्सन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। दिस वुड रिड्यूस डाउनस्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट with adverse consequences of agriculture and industry। ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या था एक्चुअली कि जब कृष्णा और गोदावरी नदी पे कोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट करने का काम सरकार कर रही थी कि कुछ तरह से काम किया जाए ताकि इन राज्यों में पानी का संसाधन मौजूद हो जाए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को समस्या हो गई, कही कि भैया हमको इरिगेशन वगैरह के लिए ज्यादा जल की आवश्यकता है। अब एक बात बताओ, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन हो गया तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट चिल्लाने लगी, भैया नदी तो हमारे राज्य से भी वो गुजरती है, हम तो इस पे काम कर सकते हैं। तो इस तरह का एक डिस्प्यूट हुआ था एग्रीकल्चर को लेकर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। आपके बुक में भी ज्यादा डिटेल में नहीं होगा कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। अब आ जाते हैं आपके चैप्टर पे। गिव सम फैक्ट एंड फिगर्स अबाउट वाटर रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। कुछ हमको फैक्ट बताने हैं वाटर रिसोर्सेज के वर्ल्ड में, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। तो ये आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस इसको हम देखते हुए चलते हैं। 96.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशन एंड ओनली 2.5% एग्जिस्ट एज अ फ्रेश वाटर। अब याद रखिएगा 96.5% वाटर ही, मतलब मान लिया जाता है कि ये किसका है? ओशन का पानी, समुद्र का पानी है। बाकी सब का सब क्या? फ्रेश वाटर आपके पास कितना है? 2.5%। 2.5%। 70% of the fresh water occur as ice sheets and glacier in Antarctica, Greenland and the mountains region of the world. Less than 30% of stored as a groundwater in the world aquifers.
70, उसमें भी 70% पानी क्या हो जाता है, ग्लेशियर बन जाता है अंटार्कटिका और वो वाले रीजन में, ग्रीनलैंड वाले रीजन में। पर यहाँ पर जो 30% पानी है वो ग्राउंड वाटर में स्टोर हो पाता है। सोच लो तुम लोग कितनी वाटर की स्कार्सिटी है दुनिया में। द टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया आर एस्टिमेटेड एट 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स कितना है, तो कितना है 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इंडिया रिसीव नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। भारत दुनिया में लगभग जितनी बारिश होती है उसकी 4% बारिश कहाँ होती है, भारत में होती है। प्रेसिपिटेशन मतलब ऊपर पानी कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर जब नीचे आया तो क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। तो 4% भारत में होता है। इंडिया रैंक 132 इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। हर व्यक्ति को कितना पानी हर साल में मिल रहा है, अगर उसकी रैंकिंग किया जाए पूरी दुनिया की तो भारत की रैंकिंग कितना आएगी, 132, 132। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है ये। आप सोच लो, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि आपका ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छा है। भारत में कई सारे ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों को पानी पीने का दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में आपको स्लम का कई सारे, मुंबई में आपको कई ऐसा एरिया मिलेगा, पर सरकार उन चीजों को नहीं दिखाती है। समझ में आ रहा है। By 2025 large part of India will join countries having absolute water scarcity। 2025 आते आते भारत का जो मैक्सिमम पार्ट है ना, will join countries having absolute water। मतलब भारत भी इस चीज को ज्वाइन करेगा तो आपकी वाटर जो स्कार्सिटी है धीरे धीरे खत्म हो जाए, इस पे भारत सरकार काम कर रही है। 3 कारण बताना है आपके, किसके, वाटर स्कार्सिटी के। सबसे पहले हम समझेंगे वाटर, हाँ बोलो। बुक में डाटा चेंज है, तो जब डाटा चेंज है, जो डाटा रहेगा वो डाटा लिखिएगा। ये पुराना डाटा है, ये बात याद रखिएगा। ये हो सकता है पुराना डाटा हो, अगर आप क्यूबिक किलोमीटर लिखा है। क्यूबिक किलोमीटर, हाँ, कहाँ पे, इसमें बुक में। अच्छा 1897 क्यूबिक किलोमीटर, 8069 क्यूबिक किलोमीटर लिखा है इसमें बुक में। हाँ क्यूबिक कर लीजिएगा इसको, है ना, इसको क्यूबिक कर लीजिएगा आप लोग। स्क्वायर में क्यूबिक होगा, पर क्यूबिक कर लीजिएगा उसको। अब देखो, सबसे पहले एक्सप्लेन 3 कॉजेस ऑफ वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी 3 कारण बताने हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वाटर स्कार्सिटी क्या होता है। 3 कारण बहुत आसान है। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी पीने में दिक्कत आएगी। शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कंपेयर टू इट्स डिमांड इज कॉल्ड वाटर स्कार्सिटी। पानी की कमी है ना, डिमांड ज्यादा है पानी का पर उसकी कमी है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर स्कार्सिटी बोलते हैं। ठीक है। अब मेनली ये होता कहाँ है, ऐसे रीजन में जहां पे रेनफॉल वगैरह कम हो, प्रेसिपिटेशन कम हो, ऐसे रीजन में होता है। तो कुछ 3 बेसिक कारण है। पहला कारण आपका क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। With the increasing population, the demand of water resources has been increased for domestic use, industrial use, and also to produce more food। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस आधार पे देखा जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो पानी का डिमांड भी बढ़ते जा रहा है। कैसे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, इंडस्ट्रीज के लिए पानी चाहिए। इरिगेशन, जितने लोग बढ़ेंगे उतनी खेती करनी पड़ेगी, है ना, इरिगेशन के लिए पानी चाहिए। तो इस वजह से एक कारण ये हो गया आपका। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एग्रीकल्चर, सेम चीज आज हम देखेंगे। जितना टर्शियरी और, अच्छा एक बात जान लेना, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जितना डेवलप करेगा, प्राइमरी सेक्टर उतना ही करना पड़ेगा आपको, भले समस्या हो। हाँ एक चीज हो सकता है कि जहां उत्पादन एक जमीन पे, मान लो तुम एक बीघा जमीन पे आप 5 कुंटल का उत्पादन कर रहे हैं, वहां आपको 1 बीघा की जमीन पे कितना कुंटल करना पड़ेगा, 7 कुंटल 8 कुंटल करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उनको फीड करना है। तो उसके लिए जमीन पे प्रेशर होगा कि नहीं होगा। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में आप पढ़े, जस्ट इसके पहले वाले चैप्टर में इकोनॉमिक कंपोजिशन दिया हुआ है, एग्रीकल्चर यूज के ऊपर आप पढ़िएगा, आपको मिलेगा। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जमीन पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, आपको उत्पादन करना पड़ेगा, कई सारे फर्टिलाइजर वगैरह का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो जितना ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ते जा रहा है उतना ही ज्यादा इरिगेशन हो रहा है। गांव शहर में आप देख लीजिए, हमारे ही गांव में
लोग पानी चला के छोड़ देते हैं, वो पानी निकल रहा है, गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो सब क्या है, आप पानी का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अब थोड़ा यहाँ देख लो, पहले 70% खेती होती थी तो पानी कितना कम लगता था, अब देखो 64% खेती हो रही है तो कितना अधिक पानी लग रहा है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब देखते हैं अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी एक कारण है। वहां 3 कारण पूछा था, यहाँ पे आपको हम 4-5 कारण बता दे रहे हैं। जितना ज्यादा शहरीकरण होगा, जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेगी यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा वहां पे डेंसिटी बढ़ेगा। जब वहां पे डेंसिटी बढ़ेगा लोगों का, तो लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो वहां के पानी से उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। और फिर फैक्ट्रीज वगैरह खुल रही है तो वहां भी पानी की आवश्यकता बहुत हैवी मात्रा में होता है। अनइक्वल एक्सेस, अनइक्वल एक्सेस, हर जगह पानी एक समान नहीं है। हमारे क्षेत्र में देखिए, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में लोग पानी चालू कर देते हैं, नहाते रहते हैं, पानी गिरता रहता है। पर राजस्थान में आप चले जाइए, कुएं से आज भी औरतें वहां पानी निकालती हैं, एक एक बूंद पानी का ख्याल रखा जाता है। तो केवल राजस्थान ही नहीं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, है ना। 5वां पॉल्यूशन, ये सबसे बड़ा थ्रेट है वाटर को लेकर, सबसे गंभीर समस्या है कि हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। शुद्ध पानी को भी हम पोल्यूट कर दे रहे हैं। वाटर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। इंडस्ट्रीज वगैरह, पेस्टिसाइड, जितने आप केमिकल यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, पहले लोग गांव, हमने सुना है ऐसा कि लोग अपने गांव के तालाब का पानी लाते थे घर पे पीने के लिए। अब तुम कैसे लाओगे गांव के तालाब का पानी? समझ में आ रहा है आपको? खेतों का पानी बह के तालाब में जाता है, दुनिया भर के केमिकल आप अपने खेत में डाल चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन। दूसरा, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं किसी भी सेक्टर के लिए, तो यहाँ भी पानी बहुत ही अधिक मात्रा में क्षय होता है। एक प्रेशर से हम पानी को गिराते हैं और पानी प्रेशर से बहते हुए सॉइल इरोजन करते हुए आगे निकल जाता है। तो थोड़ा सा ये भी हो गया एक कारण। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक कारण आपको क्या दिया हुआ है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मैंने आपको ये अभी बताया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। क्या हो रहा है? बाल्टी भरी हुई थी, इनको जनाब को चाहिए था 1 बाल्टी पानी, ये टूटी चालू करके कहीं चले गए, सारा पानी बह रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है भारत की। और आप में से कोई ऐसा बता दो कि सर मेरे घर में ये चीज नहीं होता है, मम्मी बर्तन धो रही है तो चालू है, एक मग में पानी से गिलास धोना है पर उसी में बोल देंगे पूरे 1 बाल्टी में। समझ आ रहा है ना? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। चलिए अगले टॉपिक पर हम आते हैं, तो पीछे वाला तुरंत जो है जल्दी जल्दी रिवाइज करिए। अगला आप देखते हैं, इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट एग्जांपल्स। क्या यह संभव है कि कोई एरिया ऐसा हो जहां पे पानी प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट मात्रा में हो, लेकिन फिर भी वहां पे वाटर स्कार्सिटी? बिल्कुल है। अरे पानी ही है, मैं अभी एग्जांपल दिया हूं। मान लीजिए आपके पास पानी का एक कुंड है, मैं दुनिया भर का कचरा फेंक दूं, नाली का पानी मिला दूं, तो आप पी पाएंगे उस पानी को? नहीं पी पाएंगे। तो सिंपल वैसे ही लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी। जैसे सच स्कार्सिटी में बी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी की गुणवत्ता में खराबी होगी। The available water may be polluted by domestic and industrial wastage, chemical, pesticide and fertilizer used in agriculture, thus making it harmful for human use. Example, India's river, especially smaller ones, have all turned into toxic streams. The river like Ganga and Yamuna are far from being pure. अब जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पानी का स्रोत, मान लीजिए ये कौन सी नदी है? ये राप्ती। मान लीजिए राप्ती कौन सी नदी है? कोर्रा, पता नहीं, कोई जानता नहीं होगा, मैं एक फेमस नाम बता दे रहा हूँ, राप्ती नदी मान लीजिए। अब ये राप्ती नदी यहाँ के लोगों को पानी का एक स्रोत है। सर कहीं ना कहीं यहाँ का जो वाटर, ग्राउंड वाटर टेबल है, इस नदी से प्रभावित होता होगा। नदी सूखती होगी तो ग्राउंड वाटर टेबल भी डाउन हो जाता होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर कंपनियां खोल दो तो कंपनियां सारा क्या करते हैं? अपना वेस्टेज नदियों में डाल देती है, पानी पॉल्यूटेड हो गया, जानवर उस पानी को पिएगा, जानवर बीमार हो जाएगा, उसका दूध आप पिएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। दिल्ली में आप चले जाइए, दिल्ली में तुम लोगों ने यमुना नदी को देखा है? एकदम ब्लैक है, एकदम काली नदी है यमुना नदी।
पूरा गाज बना होता है। अभी तो न्यूज वगैरह में दिखा रहा होगा, गंगा और यमुना का हालत बहुत खराब है इस समय, ठीक है ना। अब बताओ गंगा में क्या पानी की कमी है? नहीं, खूब पानी है, पर पीने योग्य है? नहीं है। Growing population and consequent greater demand of water, the assault on Indian river of population growth, agriculture, modernization, urban, सेम कारण है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तब भी जो हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तब भी ये सारी चीजें हो रही हैं। On wells, tube wells and falling ground water table affect water availability। मान लो बारिश कमी हो गई, लोग अपने घर के बाहर कुआं पहले रखवाते थे ताकि बारिश का पानी स्टोर हो सके उसमें, उस कुएं से हम पानी निकाल सकें। अब ग्लोबल वार्मिंग इतनी भयानक हो रही है कि नदियां सूख जा रही हैं, और नदियां सूख रही है तो क्या हो रहा है, वाटर ग्राउंड वाटर टेबल भी नीचे चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, वाटर स्कार्सिटी हो जा रहा है। अगला देखते हैं, हाउ इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव पोस्ट अ ग्रेट प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। सेम क्वेश्चन है, किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन वाटर पे प्रेशर जो है भारत में बना रहा है। कैसे इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम समझते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, 1 मिनट। चलिए क्या क्या कारण है, कारण डायरेक्ट देख लेते हैं। Industries are heavy user of fresh water as water is required for cooling the machine as well as for processing of goods। इंडस्ट्रीज में फ्रेश वाटर बहुत जरूरी होता है ताकि मशीन वहां की ठंडी रहे, और साथ ही साथ कई सारे सामान ऐसे बनते हैं जिनको आपस में बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। Also the machine run on the power supplied by the hydel power plant। और ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, हाइडल पावर प्लांट का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, जो वाटर से चल रही हो, पानी से चल रही हो। और 2-4 लीटर में पानी में इंडस्ट्री नहीं चलती है, बहुत हैवी टन में पानी लाया जाता है। इसीलिए इंडस्ट्रीज को नदियों के अगल बगल ही खोला जाता है। अब मैक्सिमम इंडस्ट्री देखिएगा जो टाटा प्लांट वगैरह वाली होंगी, आयरन स्टील वाली, मैक्सिमम कंपनियां जो है ऐसी एरिया में खुलती है। 25% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। किसी भी इंडस्ट्री का लगभग ऑन एन एवरेज 22% बिजली कहाँ से आती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, पानी की वजह से आ रही है। रैपिड अर्बनाइजेशन हैज लेड टू एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस इंक्रीज द वाटर रिक्वायरमेंट। जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उतनी ही ज्यादा इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, उतना ही ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। The untreated industrial effluent which are discharged into water body or polluting water making the hazard human consumption। अब ये जो polluted water होते हैं ना, उनको ट्रीट नहीं किया जाता, उनको दोबारा प्योर नहीं किया जाता है, वो लाकर सीधे कहाँ डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं। अब नदियों में वो डालेंगे तो पानी आखिर कहीं ना कहीं हमारे तक पहुंचेगा, हमारे जानवर पिएंगे, है ना, तो इससे हमें पॉल्यूशन हो जा रहा है। अर्बन सेंटर विथ लार्ज अर्बन पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल have not added to water and energy requirement but also increased the problem by overdrawing the groundwater by using groundwater pumping devices for meeting their water needs for domestic purpose such as cleaning। अब देखो अर्बन क्षेत्र में, सिटी में क्या रहा है ना कि लोग ग्राउंड वाटर को भी जबरदस्ती पानी वहां से निकाल रहे हैं, वहां पानी नहीं है पर डंपिंग कर करके, डिगिंग कर करके वहां से पानी बार बार निकाला जा रहा है। मैं दिल्ली में एक बार गया था, आप मानिएगा नहीं, जब टैंकर का पानी आता है तो पानी के लिए झगड़ा हो जाता है, बवाल हो जाता है पानी के लिए। सब महिलाएं लगी रहती हैं, लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। लोग बाथरूम जाते हैं तो सोचते हैं गलती से पानी ना वेस्ट हो जाए, कोशिश करें एक दिन ना नहाए, अगले दिन नहा लेंगे। ऐसे ऐसे भी मैं जगहों को देखा हूं। द नीड ऑफ आवर is to conserve and manage our water resources explain। हमें अपने पानी को बचाना चाहिए, है ना। क्यों हमें अपने पानी को बचाने की जरूरत है, इसको आप एक्सप्लेन करिए। तो इजी टॉपिक है। द नीड ऑफ द आवर इज टू कंजर्व मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड। हमें इसलिए बचाना चाहिए ताकि हमारा हेल्थ सुरक्षित रहे, है ना। टू इंश्योर फूड स्कार्सिटी, हमें फूड स्कार्सिटी ना हो। देखो वाटर स्कार्सिटी होगी तो फूड स्कार्सिटी भी होगी। अरे पानी नहीं रहेगा तो इरिगेशन कैसे करोगे,
इरिगेशन नहीं होगा तो फसल नहीं होगी। Continuation of our livelihood and productive activities and also prevent degradation of natural ecosystem। हमारा इकोसिस्टम भी बना रहेगा, ध्यान रख दीजिए, हमारा इकोसिस्टम भी क्या होगा, बना रहेगा। इकोसिस्टम बना रहेगा मतलब पानी सुरक्षित रहेगा तो जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स विल कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस एंड हैव नेगेटिव इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। अगर हम पानी का ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो इसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। इससे जो है हमारी क्या नाम है, हमारे जीवन पे निगेटिव इम्पैक्ट यानी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। The amount of fresh water is also very low and quality of existing water resource is also degrading by day। फ्रेश वाटर देखिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो भी वाटर की क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। कारण क्या है, कारण सारा ऊपर पड़ चुके हैं। Most of our resources, especially in the cities and urban areas, are polluted and unsuitable for drinking and other purpose। जितना भी देखो जितने हमारे यहाँ मैक्सिमम शहर है, लगभग हर जगह का पानी पॉल्यूटेड। आप पानी को पीजिए अलग ही स्वाद आ रहा है। क्लोरीन डालकर पानी साफ किया जा रहा है, सोचो ये ना बता रहे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोरिनाइजेशन। क्लोरीन डालकर पानी को साफ किया जा रहा है, सोचो, और उस पानी को हमें पिलाया जा रहा है। तो कहीं भी शुद्ध पानी अब लगभग नहीं रह गया है। अभी तो हमारा गांव वगैरह सब बहुत सही है, बहुत सुरक्षित है। अगर हम इसको बचा लेते हैं तो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसीलिए सरकार हर जगह कहती है कि आपको किस पे काम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करना है, ठीक है ना। तो आप अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Describe the factor that are responsible for poor condition of Indian river and both smaller and big river। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो भारत की बड़ी नदियां और छोटी नदियां को दूषित करने में, पॉल्यूटेड करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो कई सारे रीजन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं। इंडस्ट्रीज नदियां फेंक रही है, बढ़ती जनसंख्या, अर्बनाइजेशन। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड ऑफ द वाटर फ्रॉम द रिवर हैज अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर। हमारे घर में भी कभी कभी कुछ कचरा होता है ना, तो हम उठाकर कहाँ फेंक देते हैं, पोखरे में, तालाब में, नदियों में। अगर घर के अगल बगल नदी है तो नदियों में जाके फेंक देते हैं। हेवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सेवेज एंड इंडस्ट्रियल effluents are emptied into the river। This also affects the self-cleansing capacity and the river as a result they turn into a toxic streams। जितने भी पॉलीथीन है, अनट्रीटेड जो वेजेस होते हैं, जितने भी पॉलीथीन है, जो भी उल्टा सीधा सामान है जो रिन्यूएबल है, आप जो मतलब जल्दी से डिग्रेडेट नहीं हो पाता है, आप उसको कहाँ ले जाकर फेंक देते हैं, कचरे के डिब्बे में। कचरे का डब्बा कहाँ जाकर जाता है, नदियों में। तो ये क्या करता है, पानी को टॉक्सिक बना देता है, पीने योग्य नहीं छोड़ता है, जहरीला बना देता है। पानी जहरीला होगा तो क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी में क्या करने लगेंगे, मरने लगेंगे। अब वो मरेंगे तो अंदर सड़ेंगे, वो सड़ेंगे तो पानी और दूषित होगा। समझ में आ रहा है। तो मलेरिया, डेंगू ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाएंगी। Discharging of domestic and industrial waste into river leading the increase of the level of pollution of the river water। भैया इस तरह से करोगे तो क्या होगा, वाटर का पोल्यूशन बढ़ेगा। अगर वेस्ट वगैरह फेंक रहे हो पानी में, पानी का पोल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। India's river, especially the smaller one, have all turned into toxic stream and even the big ones like Ganga, Yamuna। जितने भी भारत की छोटी छोटी नदियां हैं वो सब की सब बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई हैं। आपकी ताप्ती देख लीजिए, कौड़ी राम का आमी नदी देख लीजिए, सब कहीं ना कहीं जाके गंगा में मिलेंगे। लोकल लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी नदियों को जहरीला बनाते जा रहे हैं। और जब ये बड़ी नदियां मिल रही है तो बड़ी नदियां तो पहले से भी जहरीली रह रही है, इंडस्ट्रीज वगैरह के नाते बड़े बड़े शहरों से गुजर रही है, और छोटी नदियां जाकर और भी उनको जहरीली कर दे रही है। द असॉल्ट on land river from population growth, agriculture modernization, urbanization, industrialization, enormous growing by day this entire state threatened। जितना भी आप देख रहे हैं आजकल अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से भी डे बाय डे नदियां डिग्रेडेट हो रही है। अब देखिए
भारत में कई सारे एरिया क्या कहता है, डेड रिवर। यहाँ पे डेड रिवर, डेड देखो यहाँ पे मथुरा से ये यमुना नदी एक बहती है यहाँ से, पानीपत, हरियाणा, दिल्ली, आगरा, मथुरा, यमुना नदी एक आती है। लेकिन इसको क्या लेकिन कितने एरिया को क्या कहा जाता है, एरिया ऑफ डेड रिवर, पानीपत से लेकर आगरा के आगे तक। यहाँ पे यमुना नदी कैमरा एकदम ब्लैक दिखती है, काले कलर में दिखती है यमुना नदी, इतनी गंदी नदी है। सोचिए, examine any 3 causes of deterioration of the quality of water in India। अब 3 कारण बताना है कि क्यों पानी खराब हो रहा है। सेम चीजें हैं, बस अलग अलग तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। पहला कारण क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज, हम लोगों के द्वारा क्या, डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एक्सेट्रा पोल्यूट वाटर ऑन अ लार्ज स्केल। जितना ज्यादा हम बढ़ेंगे उतना ज्यादा, जितना डेवलपमेंट करें, डेवलपमेंट को जब देखो हम क्या है ना, मानव क्या करता है, जब विकास करता है तो मानव सोचता नहीं है ज्यादा। भगवान ने हमें बुद्धि क्यों दी है, सोचने के लिए, पर हम अपने सोचने की क्षमता खो देते हैं सिर्फ अपने आवश्यकता को पूरी करने के लिए। और डेवलपमेंट के नाम पे दुनिया भर का ट्रांसपोर्टेशन हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके वाटर को वगैरह, वाटर के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट कर देते हैं। इंडस्ट्रियल सोर्सेस, जो भी सॉलिड वगैरह, जो भी पॉइजनस गैसेस है, ये सब कहाँ निकल रही है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं तो एसिड रेन हो रहा है, अम्ल वर्षा हो रही है, एसिड रेन की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। जो भी इसके वेस्टेज है, जो भी हम क्या करते हैं, टेक्सटाइल, पेपर, केमिकल, जो भी है हम सब कहाँ डाल दे रहे हैं, नदियों समुद्रों में डाल। देख लो, एक तो ये इनडायरेक्ट कचरा तो नदी में फेंकेगा ही, ऊपर से वातावरण को भी गंदा कर रहा है। डोमेस्टिक सोर्सेस, ये देखो, किसी को कपड़ा धोना है, कहाँ जाके धो रहे हैं, देखो ये दिल्ली की यमुना है बेटा, ये क्या है, दिल्ली की यमुना नदी है, ये हाल है दिल्ली का। पूरा गाज बन जाता है, पूरा गाज बन जाता है, एकदम झाग, इसके अंदर नाव लोग चलाते हैं, पूरा झाग रहता है, कितनी गंदी नदी है। अभी भी नहीं मान रही यार, कपड़ा नहीं धो रही अभी भी समझ में इसको नहीं आ रहा है। अच्छा, आपकी हिम्मत करे कि यहाँ जाके अपना कपड़ा धुलने का, आपका हिम्मत करेगा जाकर? और ये कपड़ा इनका नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों का जो कपड़ा धोने के लिए देते हैं, देखो कपड़ा उनको कहाँ धुल रहा है, ये कपड़ा इनका नहीं है। आपको आप धोबी कपड़ा दे रहे हैं, आप जाकर घर में धो रहा है, नहीं, पोखरे में उसी पानी में छपर छपर करके लाकर आपको दे देगा। दिल्ली जैसे ही जाओगे ना, पहले यमुना नदी की ही तुमको दर्शन होगा, और ये सब तुमको देखने को मिलेगा दिल्ली एंट्री लेते। एग्रीकल्चर सोर्सेस, एग्रीकल्चर से भी हमें बहुत सारा अभी देखने को मिलता है। देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। पिछले चैप्टर में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो टॉपिक आएगा खूब ढंग से पढ़ लीजिएगा। पिछले चैप्टर में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो टॉपिक आएगा ना, पूरा डेट वगैरह हर चीज कंफर्म करके पढ़िएगा उसको। In India, agriculture pattern has been changed after green revolution. Different type of chemical used in modern agriculture such as inorganic fertilizer, pesticide, etc. generate chemical component due to heavy rain. These chemical are washed down to river, lake. अब जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पैदावार ज्यादा करने की जो है प्रोत्साहन सबको मिलने लगी। क्यों? HYV सीड है, दुनिया भर के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कई सारे केमिकल कंपोनेंट आ गए जो हमारे खेतों को क्या कर दिए, पूरा एकदम केमिकल खेतों में फैल गया। फिर जब हम इरिगेशन करते हैं या बारिश होती है तो सारा केमिकल बहकर कहाँ जाता है, तालाबों में, नदियों में। तो उससे क्या होता है, नदियां तालाबें दूषित हो जाती हैं। कल्चरल एक्टिविटीज, ये देखिए कई सारा हम लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, देखिए बाबू लोग कहाँ गए हैं, समुद्र घूमने के लिए। ये सब कचरा डब्बा सब पन्नियों ने कहाँ फेंक दिए हैं, यहाँ फेंक दिए। इनका कुछ नुकसान नहीं होगा, 50 साल बाद ये मर जाएंगे, इनके बच्चों का नुकसान होगा। समझ में आ रहा है? आप लोग क्लास में भी क्या करते हैं, पन्नी खाते हैं, फेंक देते हैं, अंशिका फेंकती है पन्नी, डस्टबिन में डालते हो, फिर अच्छा करते हो, है ना। बड़े डस्टबिन की पन्नी क्या कर, डस्टबिन का पन्नी कहा जाता है, वो बड़ा महत्व है। उम्मीद है कि वो नदियों में न फेंका जाता हो, पर यही बगल में कचरा दुनिया भर का रहता है नदी के पास। अगला देखते हैं, यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी है ना, दिवाली का नाम मत लेना। चलिए, राइट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन अभी बताया हम आपको, टोटी चालू करके छोड़ देना। हमारे यहाँ खेत में पानी चलता है ना जी, तो ऐसा लगता है पिताजी का पानी है, गांव भर पहले इसमें नहाएगा। घर में जो है पीने का पानी है, लेकिन गांव भर यही आएगा नहाने।
पंपिंग आउट मोर वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड लीड टू द फॉलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। अब भैया अगर आप ग्राउंड वाटर से इतनी हैवी मात्रा में पानी निकाल रहे हैं तो वाटर टेबल तो डाउन होना ही होना है। इट विल एडवर्सली इफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी, और ये कहीं ना कहीं आपके वाटर के अवेलेबिलिटी को कम कर देगा। ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गुड वाटर रिसोर्सेज विल अफेक्ट आवर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपुल। पानी घटेगा तो फूड सिक्योरिटी भी आपकी घट जाएगी। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में एडवर्स अफेक्ट द इकोलॉजिकल साइकिल बिगड़ेगा। बताया आपको पानी नहीं रहेगा, इकोलॉजी बिगड़ेगा, क्योंकि जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगे, जानवर मरेंगे। इकोलॉजी में क्या होता है, जानवर जीव जंतु सब होते हैं, हम मनुष्य सब आते हैं। ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर आर कनेक्टेड। देखो ग्राउंड वाटर कहीं ना कहीं सरफेस वाटर से कनेक्टेड है। अगर आप सरफेस वाटर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्राउंड वाटर ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। वही पानी तो रीस कर ग्राउंड वाटर में इकट्ठा होता है। लैंड सब्सिडेंस ऑकर व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ सपोर्ट बिलो ग्राउंड। ये बेकार है। एक्सेसिव पंपिंग इन कोस्टल एरियाज कैन कॉज साल्ट वाटर टू मूव इनलैंड एंड अपवर्ड रिजल्टिंग इन द साल्ट वाटर कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर सप्लाई। एक बात बताओ, जब आप अधिक से अधिक पानी का इस्तेमाल करोगे तो अधिक से अधिक कचरा फैलाओगे, पानी में नमक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पानी इवेपोरेट हो जाएगा, नमक वही रह जाएगा, और धीरे धीरे नमक इतना हो जाएगा कि किसी एरिया का जो कोई झील है, कोई लेक है, तो क्या बन जाएगा, नमकीन बन जाएगा, नमक सैलीन बन जाएगा। पानी में नमक क्यों होता है, जैसे कि पानी नमकीन क्यों हो जाता है, इसका एक कारण है, इसका एक वैलिड रीजन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 11 के सिलेबस में। राइट सब मेजर एडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ग्राउंड वाटर टेबल को हमें बचाना चाहिए, रिचार्ज करना चाहिए, रेन वाटर वगैरह हार्वेस्टिंग वगैरह करना चाहिए, कचरा वगैरह फेंकने से बचना चाहिए, पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, कई सारे रिजर्वायर टैपिंग वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। एडॉप्टिंग वाटर कंजर्विंग टेक्निक, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करिए, स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करिए। हम देखे हैं, हम लोग पेड़ों पानी एक मग्गा पानी ले जाएंगे, पूरा खड़ा पानी डाल देंगे। अरे नहीं, घर में वो स्प्रिंकल रखिए, छिड़किए ऐसे, है ना, जितना उसको पानी की जरूरत है उतना दीजिए। आपका खुराक है 4 रोटी, आपने खा लिया कितना, 15 रोटी, किडनी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है, बार बार अपनी आवश्यकता से ज्यादा आप खाएंगे तो किडनी खत्म हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो वाटर हमें कलेक्ट करना चाहिए, ये सारा इसका हो गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। Why multi-purpose river valley project are called the temples of modern India? जितने भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उनको भारत में उनको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि हु फर्स्ट मेड दिस स्टेटमेंट, पहली बार किसने कहा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम दैट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बिकॉज दे वर थॉट ऑफ एज द vehicle that would lead to the nation development and progress. He believed that these projects with their integrated water resource management approach would integrate development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy. Dams or multi-purpose river project have the following. जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कहा था ये बात। ये क्या है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। उनका मानना था कि अगर हम डैम के माध्यम से, है ना, अगर इस बिजली का उत्पादन करते हैं, चाहे वाटर इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़िया करके सभी गांव में इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो गांव की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, गांव के लोग विकास करेंगे, और गांव के लोग विकास करेंगे तो शहर की भी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। तो क्या क्या कारण है, पहले बात सोर्स ऑफ इरिगेशन होता है, इसके माध्यम से हम इरिगेशन कर लेते हैं, बाढ़ पर कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत तेज पानी का फ्लो आ रहा है, द फ्लो ऑफ, जब पानी का फ्लो तेज होता है वही तो बाढ़ है। पानी आ रहा है फ्लो में, बांध बना दो, बांध ने क्या किया, पानी की स्पीड को धीरे कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हम कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल में भागड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट हुआ था, है ना, तो कई सारे 4-5 डैम का एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये सारा आप देख लीजिए यहाँ पे है। ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए, पानी स्टोर रहेगा क्या, आप देखिए यहाँ पे पानी अगर क्या हुआ, यहाँ पे रुक गया है। पुष्पा मूवी देखे, पुष्पा मूवी में क्या करता है, चंदन की लकड़ी को पानी में डालता है, वो चंदन की लकड़ी बहते हुए जाती है, लास्ट में डैम के पास क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि डैम का दरवाजा बंद करवाया रहता है। क्वेश्चन ये, पुष्पा मूवी में किस डैम को दिखाया गया है, ये आपका क्वेश्चन है, खोज के लाइएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट डैम आपके बुक में दिए हैं बेटा, सबको याद रखना है, मैप वाइज याद रखिएगा, डैम पूछेगा क्वेश्चन। नेविगेशन, रिक्रिएशन, दिस प्रोजेक्ट आल्सो प्रोवाइड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट, पानी रुका रहेगा तो ट्रांसपोर्ट वगैरह फैसिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। फॉरेस्ट एंड फिशरीज, जंगलों के लिए उपयोगी होगा, जंगल के जानवर आके वहां पानी पिएंगे।
फिशेस, मछलियां आके इकट्ठी रहेंगी, मछलियां वहां पे मिलेंगी। हाउ वॉज वाटर कंजर्व इन, देखो एंशिएंट टाइम में वाटर को कैसे कंजर्व किया जाता है ना, बहुत पुराने समय में किस तरह किया जाता था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी क्या है, कई बार, लगभग 7-8 बार बोर्ड के एग्जाम में लगातार पूछा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी श्रीरंगवेरपुरा नियर इलाहाबाद हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर इन द रिवर। ये क्लास 10 में भी आप पढ़े थे, क्लास 10 में भी छोटा सा किनारे लिखा हुआ था, ये भी था। कौन सा, श्रृंगवेरपुरा, कहाँ पे, इलाहाबाद में। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी आपको क्या दिखेगी, वाटर, रिवर गंगा का एक वाटर हार्वे, मतलब पानी बचाने का एक स्ट्रक्चर दिखेगा, खूब ऐसे गोल कुंड है, वहाँ रिवर गंगा आके बह के आ रही, इकट्ठी हो जा रही है ना। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स, लेक एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बहुत बड़े बड़े डैम बनाए गए, बिजली पैदा करने के लिए नहीं, पानी को इकट्ठा करने के लिए। जैसे एक आप लोग पढ़े होंगे सुदर्शन झील, पढ़े आप लोग, वही है ना। तो एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड ऐसा शब्द आपको मालूम है। इरिगेशन वर्क हैव आल्सो फाउंड इन, और कहाँ पाया गया है, कलिंग में पाया गया है ना, नागार्जुन कोंड में पाया गया जो आंध्र प्रदेश में है, बेंगलुरु में पाया गया जो कर्नाटक में है, कोल्हापुर में पाया गया जो महाराष्ट्र में है। इन द 18th सेंचुरी भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। 11वीं शताब्दी में जो भोपाल का झील बना था, वो अपने समय में सबसे बड़ा झील था, इस समय नहीं, अपने समय में 11वीं सेंचुरी में। इन द 14th सेंचुरी द लेक इन हौज खास कहाँ पे, दिल्ली में, एम्स के आगे आप जाएंगे तो हौज खास नाम का जगह आएगा। दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू द सिरी फोर्ट एरिया। सिरी फोर्ट एरिया वो एरिया था जहाँ इल्तुतमिश रहा करता था। 14वीं शताब्दी में उसने एक टैंक बनाया था जहां से पानी कहाँ जाता था, इल्तुतमिश के पास, है ना, मतलब सिरी फोर्ट में जाता था जहां पे इल्तुतमिश रहा करता था। व्हाट इज डैम, हाउ आर दे क्लासिफाइड, डैम होता क्या है। अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लाइन से तीनों आया, तीनों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, एंशिएंट टाइम वाला, ये ऊपर वाला जवाहरलाल नेहरू वाला, और क्योंकि बाकी सारा है ना, सबका आंसर सेम है, यहाँ पे आंसर डिफरेंट आपको मिलेगा। डैम क्या होता है, डैम का डेफिनेशन देख लीजिए। फ्लोइंग ऑफ वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है कई वेरियस पर्पस से, ताकि रिजर्वायर, लेक वगैरह के में इस्तेमाल किया सके। फंक्शन क्या है, फंक्शन इन द मोस्ट डैम हैव सेक्शन कॉल्ड स्पिलवे और वेयर ओवर विच और थ्रू विच वाटर विल फ्लो इंटरमिटेंटली और कंटिन्यूअसली। कई सारे डीम होते हैं ऐसा जिनके में क्या लगा होता है, वेयर लगा होता है, स्लिप वेल होता है, मतलब एक पतला रास्ता होता है जिसको खोल दिया हल्का सा तो पानी जो है पतले लेवल पे गिरता रहता है, जो एक झील का भी काम करता है, आर्टिफिशियल झील आप कहेंगे। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, डैम्स आर क्लासिफाइड, डैम अपने स्ट्रक्चर और आकार के अनुसार क्लासिफाई होता है। कैसे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड मटेरियल यूज दे आर क्लासिफाइड एज अ टिम्बर डैम, एम्बांकमेंट डैम और मैसोनरी डैम। कौन सा, लकड़ी का वो डैम बांध बना है तो क्या हो जाएगा, टिम्बर डैम। बहुत ज्यादा इसमें गिट्टी वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, एम्बांकमेंट डैम। मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है, मैसोनरी डैम, है ना, तो ऐसे होता है। अकॉर्डिंग टू द हाइट दे आर क्लासिफाइड एज अ लार्ज मेजर डैम और लो डैम, मीडियम हाइट और डैम। अपनी हाइट के अनुसार कितना बड़ा वो डैम है, हाइट के अनुसार उसे क्या देखा जाता है, लार्ज है कि मेजर है डैम है कि स्मॉल डैम है, हाइट के अनुसार। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल डैम एंड मॉडर्न डैम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि ट्रेडिशनल डैम क्या होता है। ट्रेडिशनल डैम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर। ट्रेडिशनली dams were built on the river to store extra water, especially rainy season, which could help rivers from flooding. The stored extra water is helpful to meet the water requirement in the dry season. क्या किया जाता है, ऐसे डैम बना दिया जाता है, ठीक है, उधर पानी स्टोर हो रहा है, अगर मान लो भर रहा है तो कुछ छोड़ दिया जाता है पानी को, थोड़ा सा ऐसे स्लिप वेल बनाकर पानी गिरता रहता है, लोग यहाँ से अपना इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर देते हैं। अब ये पानी आगे जाएगा तो इसका फ्लो स्लो हो जाएगा, तो वहां से लोग पानी के रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेंगे। पीछे भी पानी इकट्ठा है, जैसे डाउन हुआ तैसे वहां पर भी पानी का इस्तेमाल करते होंगे, है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं। मॉडर्न का लोग कितना खतरनाक बना हुआ है, ये देखो, ये क्या करता है, डायरेक्ट नीचे गिरता है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कई बार बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, मोटर, यहाँ से पानी गिरा, यहाँ बिजली का उत्पादन हो गया, फिर वो पानी कहाँ गिरा, वो पानी यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ बिजली का उत्पादन हुआ, यहाँ नीचे गिरा, यहाँ बिजली का उत्पादन हुआ। एक ही डैम से देखो हम कितना ज्यादा कर दे रहे हैं,
आज के दिन जो मल्टीपर्पज वो सब क्या होते हैं, मॉडर्न होते हैं। क्यों? द मेन पर्पज सर्व बाय अ प्रोजेक्ट इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई। मतलब आज के समय में हम इतनी सारी चीजें, इतने सारे लाभ हम ले लेते हैं। टूरिज्म का लाभ मिल जाता है, फिश ब्रीडिंग का लाभ मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन काफी तेजी से होता है। पुराने में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का उतना वो नहीं था, पुराने में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मतलब नहीं था। अब आज के समय में हम कई सारे मल्टीपर्पज काम कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड रिवर हैज कॉज्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब भैया डैम और रिवर बनाने से भी क्या हुआ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, वातावरण को क्षति पहुंची। अपने सपोर्ट में आंसर दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, These river valley project lead to the deforestation because large area of land is required। अब देखो ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत ही बड़े एरिया बनाना पड़ता है। अब आके आपके झंगाम नहीं बनेगा, पूरा जगह साफ करना पड़ जाएगा। कहाँ बनेगा, कुसमी जंगल में, वहां कोई नहीं रहता। तो क्या उससे क्या पूरे पेड़ों को काटना पड़ जाएगा। तो एक ये हानि होती है। डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो। जो नदियों का नेचुरल फ्लो होता है ना, नदियां कई सारी सेडिमेंट अपने साथ लेकर जाती है, पूरे एरिया में बिखेरती रहती है, तो वो रुक जाता है। क्योंकि पानी रुकेगा, सेडिमेंट डाउन हो जाएगा, केवल पानी नीचे गिरेगा फिर उस एरिया में। और जब पानी बहता रहता है शुरू से सेडिमेंट उसमें घुला रहता है, तो नदियां उसको बिखेरते हुए किनारों पे चलती रहती हैं। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। जो रिजर्वायर बना रहेगा, जिस मान लो डैम बना है, तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो गया, तो सारा सेडिमेंट कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो सारा सेडिमेंट इस एरिया में इकट्ठा हो जाएगा, इधर कुछ जाएगा ही। समझ में आ रहा है? फ्लड प्लेन आर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट खादर अफेक्टिंग द नेचुरल फर्टिलिटी। नेचुरल फर्टिलिटी जो भी फ्लड वाली एरिया, सबकी नेचुरल फर्टिलिटी धीरे धीरे क्या होती रहेंगी, खत्म हो जाएंगी। दुनिया भर का अंडा वगैरह, फ्रॉग वगैरह इकट्ठा हो जाएंगे, मेढक वगैरह। द रिजर्वायर सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग डिकम्पोजिशन ओवर टाइम। और समय आते आते धीरे से रिजर्वायर क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी, आगे की जमीन की खत्म कर देगा। इट वॉज ऑब्जर्व दैट समटाइम दी प्रोजेक्ट इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट अर्थक्वेक का भी कारण बनते हैं, अर्थक्वेक भी आ जाता है। These river valley project lead to large scale displacement of people। और ऐसे प्रोजेक्ट बनाने से अगल बगल के लोगों का भी डिस्प्लेसमेंट होता है। सालों से लोग एक जगह पे रह रहे, अचानक सरकार वहाँ प्रोजेक्ट बनाती है और उन बेचारों को वहाँ से क्या होना पड़ता है, हटना पड़ता है। डैम्स क्रिएटेड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अभी आपने कृष्णा गोदावरी का एग्जाम्पल दे दीजिएगा। कभी कभी ये राज्य के रूप में भी थोड़ा सा ये इंटर स्टेट थोड़ा सा डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में आपके आएंगे। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड डैम्स हैव बीन कॉज ऑफ मेनी सोशल मूवमेंट, नेम टू सच मूवमेंट। कई सारे मूवमेंट हुए हैं, दो मूवमेंट का नाम देना है। पहला नाम आपका आ गया नर्मदा बचाओ आंदोलन, और दूसरा नाम तेहरी बचाओ, तेहरी डैम आंदोलन। तेहरी डैम कहाँ है, नर्मदा डैम क्या है, आप मैप पे कर लेंगे और लिख भी लेंगे कहाँ पे है, कौन उत्तराखंड में है, कौन कहाँ है। या नर्मदा डैम तो सीधे सीधे आपको नर्मदा दिखेगा, नर्मदा नदी में है ना। तो आप उस डैम का नाम क्या है, उस डैम का क्या नाम है, ये भी देख लीजिएगा। Initially, the environment concern were utmost important. Dams have been resulted in large scale displacement of। अब वो डैम्स वगैरह बनता है तो कई लोग एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होते हैं, इसीलिए ये सारा आंदोलन किया गया। भैया ये लोग क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, इसीलिए इनका यह आंदोलन हुआ। मेनी सेटल यहाँ पे लोकल पीपुल डू नॉट बिलीव सच। जो लोकल पीपुल रहा करते थे ना, वो इस बात पे विश्वास नहीं करते थे कि डैम बनाएंगे तो इतना डेवलपमेंट होगा। उनको मतलब किस बात है, वो खेती करते थे, उनका खेत खत्म हो जाएगा, उनका घर वगैरह खत्म हो जाएगा। मेनी सेटलमेंट एग्रीकल्चर लैंड सबमर्ज्ड अंडर वाटर। कई सारा एग्रीकल्चर लैंड वाटर के अंदर जलमग्न हो गया। भैया पानी इकट्ठा होगा तो अगल बगल के क्षेत्र में भी इकट्ठा होगा। एक बात ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने का बस प्रयास करना। जैसे कि मान लीजिए नदी अभी इतनी पतली है, ठीक है, इतनी पतली ये नदी है, मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, डैम बना दिया। जब ये नदी भरेगी तो अगल बगल भी पानी भर जाएगा। मान लो ये नदी का एक लेवल अभी तो बह रही है यहाँ से, अब जब ये भरने लगेगा तो पानी उस साइड चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। जैसे मान लो ये नदी है, मेरा ये जो हाथ है ये नदी है, यहाँ से पानी बह रहा है, मैंने इस पानी को यहाँ रोक दिया। अब ये इधर कब आएगा, जब ये ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उठा कहाँ चला गया, इधर, और डैम बना इतना बड़ा, यानी इधर भी पानी कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ये सारा खेत डूब गया,
सेम कारण हुआ था, है ना। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप एकदम इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8-8 नंबर का बोर्ड में आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्सन इज नाउ द प्राइम कंसर्न ऑफ दिस मूवमेंट। सबसे बड़ा कंसर्न क्या था, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उनके बारे में सोचना। सरकार ने उनको कुछ पैसा दिया, है ना, उनको दोबारा कहीं बसाया जाए। इस मूवमेंट का क्या रिजल्ट आया, सरकार ने उनको दोबारा कहीं जगह दिया, पैसे भी दिए। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसको हम देखते हैं, चल रहा है। चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी सेव नर्मदा मूवमेंट एन एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर, एनवायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम व्हिच इज बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। गुजरात में डैम बन रहा था, सरदार सरोवर डैम। एक एनजीओ थी नॉन गवर्नमेंटल, उसने सभी ट्राइबल पीपल को लेकर इसको लेकर धरना दिया था। The movement originally focused on environmental issues, submerging trees under the dam water. मूवमेंट का मेन फोकस क्यों था, क्योंकि जब डैम की वजह से जितने भी पेड़ पौधे खेत थे सब डैम वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। इस चीज को बचाना था। Recently its aim has been enabled to displace the poor people to get full rehabilitation facilities from the government. चलो ठीक है, मेन आपने डैम बना दिया, आपने क्या किया, डैम बना दिया, लेकिन डैम से जिनका नुकसान हुआ है उनका भरपाई आप करिए। एक जगह से उजाड़े हैं तो एक जगह बसाइए। इरिगेशन आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन। इरिगेशन की वजह से कई सारे रीजन में क्या चेंज हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया। जैसे देखिए, irrigation has also been copy pattern in many regions with farmers shifting to water intensive and commercial crop। देखो बिल्कुल चेंज होगा। पहले लोग पुराने क्रॉपों को बोते थे, उसमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है, अब कमर्शियल क्रॉप लोग लगा रहे हैं, अधिक से अधिक पानी, अधिक से अधिक पैदावार। Spread of canal irrigation has led to the increase in agriculture, livestock productivity and intensive cropping. Traditional crops sown in an area like gram, bajra and jowar have been replaced by commercial crop like wheat, rice, cotton, groundnut। जनसंख्या बढ़ रही है, कैनाल ज्यादा बन रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ रही है, तो लोग कमर्शियल क्रॉप को बोने के, इंटेंसिव क्रॉप को बोने के बजाय क्या बोल रहे हैं, कमर्शियल क्रॉप बोल रहे हैं, जिसका ज्यादा उत्पादन और मार्केट में ज्यादा बेचा जा सके। जैसे ज्वार बाजरा के अलावा लोग क्या बोल रहे हैं, व्हीट, राइस, कॉटन। दिस हैड ग्रेट इकोलॉजिकल कंसेक्वेंसेस। सैलिनाइजेशन होता क्या है, इकोलॉजी पे असर पड़ता है, पानी सेलेनाइज हो जाता है, मिट्टी सेलेनाइज हो जाती है, नमकीन हो जाती है, पानी पॉल्यूट हो जाता है। Dams have created to conflict between people wanting different use of benefit from the same water resources. In Gujarat, the Sabarmati basin farmer was agitated over the higher prior given to the water supply in urban area. लोगों में भी झगड़ा हो जाता है, डैम बनता है, लोग हमको कम पानी मिल रहा है। जैसे गुजरात में देखो, साबरमती बेसिन के जो फार्मर थे उनको पहली प्रायोरिटी दी गई कि भैया इनके वहां पानी डैम का सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। इंटर स्टेट क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, पीछे हम इसको बता चुके हैं। अब देखिए, ट्रेडिशनल मेथड क्या था हार्वेस्टिंग का पूरा, और इस मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो ये आप देख लीजिए। हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड क्या था और मॉडर्न मेथड क्या है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, इन माउंटेन एरिया गुल्स एंड पुल्स द डाइवर्जन चैनल और बिल्ट फॉर एग्रीकल्चर। गुल्स बनाया गया था माउंटेन एरिया में, इसमें दिया हुआ गुल्स नहीं दिया हुआ है, मतलब एक छोटा सा ऐसा कुंड बनाकर, ताकि पुराने समय में लोग वहां से पानी जाता था, उसमें व्हील लगा रहता था और व्हील को एक बैल से बांध दिया जाता। जब बैल घूमता था तो व्हील से पानी निकल के दूसरे बाल्टी में आता था और एक नाली बना दे, नाली से बहकर चला जाता था नदियों में, है ना। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग होता था सबके छतों पर। ऐसे सबके मान लीजिए छत है तो छत पे क्या बन गया, रेलिंग बन गया, और जब पानी इकट्ठा होता तो पाइप के माध्यम से खेतों तक पहुंचा दिया जाता था। अब देखिए, इनंडेशन चैनल बनाए जाते थे। अभी मैं आपको बताया इनंडेशन चैनल क्या होता है, कैनाल क्या होता है, जो गांव में आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी नहरें आपको दिखेंगी, है ना। तो ये सेमी एरिड वाला रीजन में, जैसे कि कुछ जैसे खंडीज बना, जैसलमेर में जोहाट बना, राजस्थान के जगह खंडीज जोहाट ये सारा क्षेत्र देखिए, जयपो बना, देखो यहाँ पानी भी इकट्ठा हो गया, यहाँ पे यहाँ भी पानी सारा स्टोर किया गया है। एरी क्या होता है, देखिए चारों से बाउंड्री करके बीच में पानी इकट्ठा हो गया। बाउल में बहुत पुराने समय में टंका बनते थे, जैसे आपके यहाँ कुआं वगैरह आप देखते होंगे, स्टेप वेल बनते थे,
स्टेप वेल का मतलब सीढ़ी नुमा होता था, लोग नीचे तक आ जाते थे पानी लेने के लिए। यहाँ पे समझ आ रहा है? एक्सप्लेन द स्टेप टेकन इन टाइम ऑफ। अब फ्लड के टाइम क्या स्टेप लिया जाता है? रेडियो, टेलीविजन वगैरह बुलेटिन के माध्यम से पहले ही बता दिया जाता है कि आज आपके इस क्षेत्र में फ्लड वगैरह आने वाला है। कई सारी फैमिली को इमरजेंसी के दौरान ORS वगैरह वाटर हेलीकॉप्टर से लोग जाते हैं, खाने वाली चीजें वगैरह फेंक देते हैं, इनको बचाया जाता है। कीप योर कैश ज्वेलरी अवेलेबल फॉर डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा सेफली। जब भी बाढ़ आता है तो क्या करना चाहिए? आपको अपना कैश ज्वेलरी एक सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए, है ना। और बाढ़ के समय आप अपने परिवारों का ध्यान रखें, अपने कैटल्स वगैरह को रिलीफ कैंप में ले जाएं। इवैक्यूएशन सेंटर कई सारे खोले जाते हैं। फ्लड के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो भैया फ्लड के दौरान आपको फ्लड में जाने की कोशिश ना करें, चिल्ड्रन को बाहर खेलने के लिए बचाएं, सांप बिच्छू वगैरह से बचें, फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करें, बिजली से बचें। तो ये सारे पॉइंट हैं, आप लिख सकते हैं, देख लीजिएगा इसको। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग क्या होता है? व्हाट इज रूफ टॉप हार्वेस्टिंग? यहाँ समझ लो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। ऊपर का क्षेत्र है, ऊपर के क्षेत्र को आप ऐसा ढक दीजिए कि वाटर का पानी आ क्या हो, एक जगह इकट्ठा हो जाए। फिर पाइप के माध्यम से आप कहाँ इसको लेते आएंगे? पाइप के माध्यम से आप इसको इस टैंक में लेते आएंगे, पंप के माध्यम से। गार्डन में इकट्ठा तो 2-3 पाइप निकाल लीजिए, कुछ गार्डन के लिए, कुछ बाथरूम के लिए, कुछ कार धोने के लिए। छत का जो पानी वही क्या करेगा? इस माध्यम से वाटर टेबल को भी मजबूत कर देगा। वाटर टेबल को भी क्या कर देगा? मजबूत कर देगा। आपको बाथरूम में पानी चाहिए, बाथरूम में पानी छत का चला गया, है ना। बारिश का ही पानी स्टोर करके आप कर रहे हैं, क्या आपका रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है। अब हमको देखना है कहाँ कहाँ ज्यादा होता है। राजस्थान के क्षेत्र में ज्यादा होता है, खासकर बीकानेर में, है ना। और ये चेरापूंजी में, मानसीराम में लगातार बारिश होती है। भारत का एक ऐसा गांव जहाँ पे लगातार बारिश होती है, वो है आपका मानसीराम, है ना। यहाँ पे ज्यादा होता है। शिलोंग के क्षेत्र में इसको ज्यादा क्या, तमिलनाडु में भी ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये आपको ऐसे लिखना है, तमिलनाडु में ज्यादा देखने को वहाँ कम फसल होता है, वहाँ में पानी की कमी हो जाती है। ये सारे मानसीराम तो खैर भूलना ही नहीं है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग was commonly practiced in the stored drinking water, especially semi-arid area like बीकानेर, पलखोड़ी, बर्नर, राजस्थान। सेमी-एरिड एरिया होता है जहाँ पे पानी लगभग ये लोग क्या करते हैं ना, टैंक में लगभग 6 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर चौड़े टैंक में, कितने चौड़े टैंक में? 2 मीटर चौड़े टैंक में, 6 मीटर गहरे टैंक में ये लोग पानी इकट्ठा कर लेते हैं, रूफ वाटर का ही। The tanks were built inside the main house of the country yard। देखो एक मेन हाउस में छत का पानी गिरेगा, कहाँ गिरेगा? सीधे टैंक में गिरेगा, और टैंक में पानी पूरा भर जाएगा। और यहीं देखो नल भी लगा दिया, कितना होशियार आदमी है, नल से पानी ये निकाल दिया। टैंक में पाइप डालकर एक नल लगाकर और टैंक से पाइप ये निकाल लेता है। तो मैक्सिमम घरों में आपको यही देखने को मिलेगा। मॉडर्न ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग मेथड बीइंग कैरी आउट टू कंजर्व वाटर। अब मॉडर्न टेक्निक देखिए, मॉडर्न टेक्निक ध्यान से देखो। यहाँ पे पानी कलेक्ट हुआ और इस माध्यम से देखिए इस वाले एरिया में आया, यहाँ पे पानी कुछ छना, यहाँ पे पाइप लग गया और नीचे की ओर पानी चला गया है। इससे वाटर टेबल भी क्या हो गया? ऊपर हो गया। वहीं से एक पानी लगा दिया आपका टंकी में, जो मेन टंकी होती है, यहाँ से पूरा बाथरूम वगैरह हर जगह सप्लाई दे देगा। तो ये उस एरिया में संभव है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा बरसात होती हो, है ना, या फिर पानी की कमी होती हो, तो PVC पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब इनसे क्या होता है? एक्सेस पानी खराब नहीं होता है। जब आप पानी इकट्ठा करेंगे मेहनत से, तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी वेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पानी को इकट्ठा करने में काफी मेहनत किया हुआ है। अभी आपको कुछ क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइंड आउट मोर एनी ट्रेडिशनल मेथड बिल्डिंग डैम इरिगेशन इन मेघालय, है ना, ये देख लीजिएगा। मेक अ लिस्ट ऑफ इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट बवाल कहाँ हुआ था? रावी और ब्यास नदी का बवाल एक बार हुआ था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी। नर्मदा का बवाल इन देशों से, कृष्णा का बवाल, है ना, वसुंधरा का वंशधारा का बवाल, कावेरी का, गोदावरी का, महानदी का। इन सभी राज्यों का नाम आपको याद होने चाहिए। बस बाकी क्वेश्चन आंसर है तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। ये सारा एक बार MCQ आप लोग जरूर देखिएगा। जो भी MCQs वगैरह है ये आपको जरूर देखना है। मैं एक बार ऐसे कर दे रहा हूँ, आप जाकर नोट कर लीजिएगा। MCQ आपको देखते रहना है। ये इसका MCQ इंपॉर्टेंट है। इस पूरी बुक का क्या इंपॉर्टेंट है? MCQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो MCQ आपको ध्यान देना है। अगर ये सारे क्वेश्चन लिख लोगे नहीं होंगे, व्हाट इज स्कार्सिटी। लास्ट में जो तीनों में पढ़ाया हो ना, लास्ट में जो 5-7 क्वेश्चन आए हैं
वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8 नंबर में, जो लास्ट में लाइन से लास्ट में 5-7 क्वेश्चन, वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, ये सारी चीज़ें। चलिए आपका चैप्टर खत्म, कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।